हरुकावा को उसके क्लासमेट्स रोज परेशान करते थे। उसे बुरा भला बोलते, हर दिन उसका मजाक उड़ाया जाता। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन जब वो सब कुछ खत्म करने वाली थी, उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो हमेशा उसे तंग करता था। उस रात हरुकावा अपने बेड पर लेटी थी और चुपचाप रो रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, एक कहानी है, कहते हैं अगर गर्मी के टाइम में पटाखे जलाए जाएं तो एक खास जगह पर घोस्ट नजर आते हैं। और आज 3 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स उसी घोस्ट को देखने निकले थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, उस लेजेंडरी घोस्ट को ढूंढना। हरुकावा ने पूछा, तुम लोग घोस्ट को क्यों देखना चाहते हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर अंदर अंदर सबके पास अपना दर्द था। उनकी मंजिल थी एक पुराना खंडर जैसा एयरपोर्ट। तीनों ने मिलकर पटाखे जलाए, शायद घोस्ट उनकी मौजूदगी महसूस कर ले। शाम से लेकर रात तक ये उनका आखिरी पटाखा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रियो को पूरा यकीन था कि घोस्ट असली है, या शायद वो चाहता था कि घोस्ट असली हो। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने आई। वो घोस्ट थी, अयाने। हरुकावा ने पूछा, घोस्ट के वर्ल्ड में भी क्या बुलिंग होती है? अयाने ने कहा, पता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अकेली रही हूं। अयाने हरुकावा के पास आई और पूछा, तुम्हें स्कूल में तंग किया जाता है, इसीलिए तुम सब खत्म करना चाहती हो? पता चला सब लोग घोस्ट को नहीं देख सकते, सिर्फ वो लोग देख पाते हैं जिनके दिल में असली मायूसी होती है। अयाने की आंखें जैसे उनके दिल के अंदर तक देख रही थी। तीनों अपना अपना बोझ उठा रहे थे। हरुकावा को स्कूल में रोज बुली किया जाता था। कुछ क्लासमेट्स अपने ग्रुप में हीरो बनने के लिए चुप रहने वाले बच्चों को टारगेट करते थे। उनके लिए शायद ये मजाक था, पर हरुकावा के लिए दर्द था। वो बहुत सॉफ्ट थी, अपनी बात कह नहीं पाती थी, इसीलिए उसने सोचा सब खत्म कर दिया जाए। रियो घोस्ट को इसलिए देख सकता था क्योंकि वो खुद एक बीमारी से गुजर रहा था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। और तोमोया, उसका सपना बचपन से पेंटर बनने का था, लेकिन उसकी माँ ने कहा पेंटिंग पढ़ाई को बिगाड़ देगी। धीरे धीरे तोमोया एक आइडियल स्टूडेंट बन गया, फैमिली का प्राइड, लेकिन खुद के लिए एक बोझ। रोज रोज उसके पेरेंट्स के बनाए स्टडी प्लान्स में धपता गया। वो सोचता था घोस्ट की आंखों से दुनिया कैसी दिखती होगी, पर तब तक पटाखे खत्म हो चुके थे और घोस्ट को वापस जाना था। हरुकावा घर आई। उसके लिए सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन तोमोया ने वो राज किसी को नहीं बताया। वो अकेला वापस गया उस पुराने एयरपोर्ट पर। उसने फिर से पटाखे जलाए और घोस्ट को बुलाया। दोनों जमीन पर बैठ गए। तोमोया सोच रहा था, क्या वो अब भी जिंदा है, क्योंकि दिल तो पहले ही मर चुका था। उसने पूछा, अगर मैं घोस्ट बन जाऊं तो क्या दर्द खत्म हो जाएगा? अयाने ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल तोमोया की रूह आसमान में उड़ने लगी। अयाने के साथ 2 घोस्ट जैसे रात के आसमान में आजाद हो गए। पहली बार तोमोया ने महसूस किया कि वो खुश है, वो आजाद है। अयाने ने मुस्कुरा के कहा, चलो एक छोटी सी शरारत के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा सपना दिखाती हूँ। वो दोनों एक आर्ट म्यूजियम में गए, वही जगह जहां तोमोया हमेशा जाना चाहता था। अयाने बोली, देखो खुल के एंजॉय करो, अब कोई तुम्हें देख नहीं सकता। दोनों ने स्टैचूज के पोजेस कॉपी किए और पेंटिंग्स के कपल्स जैसे पोज बनाए। अयाने भी हंस पड़ी, जैसे पहली बार जी रही हो। उस पल दोनों के बीच एक प्यारा कनेक्शन बन गया। तब तोमोया ने पूछा, अयाने तुम मरी कैसे थी? अयाने उसे अपने घर ले गई। एक बड़ा सा लग्जरियस विला था, पर अब वहां सिर्फ उसकी मां रहती थी। 3 साल पहले अयाने का अपनी मां से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। गुस्से और उदासी में वो घर से भाग गई। रोड क्रॉस करते वक्त एक कार ने उसे उड़ा दिया। अयाने तुरंत नहीं मरी थी, वो बस बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो उसने देखा वो एक सूटकेस के अंदर बंद थी। वो ड्राइवर जिसने उसे टक्कर मारी थी, अपना क्राइम छिपाने के लिए उसने अयाने को जिंदा ही जमीन में दबा दिया। अयाने ये सब बिना इमोशन के बता रही थी, पर तोमोया महसूस कर रहा था कितना दर्दनाक होगा वो पल। आज भी उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी और अयाने का जिस्म कहीं जमीन के नीचे, जो कभी नहीं मिला। अयाने ने कहा, बहुत सारी चीजें थीं जो मैं करना चाहती थी, सफर करना, प्यार में पढ़ना। उसकी बातें सुनकर तोमोया ने सोचा, उसके अपने प्रॉब्लम्स तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अयाने ने तोमोया से कहा, मुझे मेरी बॉडी ढूंढने में मदद करो। तब तक पटाखे खत्म हो चुके थे और अयाने गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द तोमोया के दिमाग में गूंजते रहे। उस रात के बाद हरुकावा अभी भी स्कूल जाने से डरती थी।
रियो बस ये दिखावा करता रहा कि उसकी बीमारी है ही नहीं। लेकिन तोमोया ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो फिर से आर्ट म्यूजियम गया, पर इस बार उसकी माँ को पता चल गया। तोमोया ने कहा, मैं एक दोस्त को ढूंढ रहा हूं, पर उसकी माँ ने डांटा, सीधा स्कूल वापस जाओ। इस बार तोमोया नहीं माना। उसने कार का दरवाजा बंद किया और सीधा निकल गया। उसने पटाखों का एक बड़ा बैग खरीदा और अयाने से मिलने चला गया। जब दोनों मिले, तोमोया ने कहा, सॉरी, मैं जल्द ही कॉलेज एग्जाम्स देने वाला हूं, शायद दोबारा यहां ना आ पाऊं। अयाने बस चुप रही। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। समर खत्म होने वाली थी और उसके साथ वो भी। लेकिन तोमोया ने सोच लिया था वो अयाने की बॉडी ढूंढेगा। उसने रियो और हारुकावा को फोन किया और मदद मांगी, पर रियो पलट गया। उसने कहा, मैं उन लोगों की मदद नहीं कर सकता जो मरना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी फ्यूचर है, मेरे पास नहीं। तोमोया फिर भी रुका नहीं। वो अयाने की बॉडी ढूंढता रहा और काम तेजी से करने के लिए दोनों अलग हो गए। दूसरी तरफ हारुकावा ने रियो को ढूंढ लिया। उसने अपनी बुलिंग वाली कहानी बताई और कहा कि हर एक इंसान अपने अंदर कुछ दर्द लेकर चलता है। शायद हमारा मिलना भी किसी वजह से हुआ हो। उधर तोमोया के पटाखे खत्म हो चुके थे। वो थक गया था और बस अयाने का नाम पुकारता रहा। तभी हारुकावा और रियो वापस आए, हाथ में नए पटाखे लेकर। तीनों ने मिलकर पटाखे जलाए और घोष बन गए अयाने की बॉडी ढूंढने के लिए। आखिर समुंदर के तल में उन्हें एक सूटकेस मिला और जैसे ही अयाने ने उसे छुआ, उसके चेहरे से समझ आ गया अंदर उसकी बॉडी था। वो जानती थी बॉडी मिलते ही वो खत्म हो जाएगी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। जाने से पहले अयाने ने कहा, मुझे तोमोया की फिक्र है, क्योंकि जब वो घोष बना था वो सच में खुश था। मुझे डर है कहीं वो सच में घोष बनना ना चाहे। रियल वर्ल्ड में तीनों अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे थे। तोमोया ने पूरी ताकत से रेत खोदना शुरू किया और धीरे धीरे एक सफेद सूटकेस सामने आया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो एक सफेद जगह पर पहुंच गया। अयाने सामने खड़ी थी, एक वाइट ड्रेस में। अयाने ने कहा, तोमोया, तुम बहुत देर तक सोल फॉर्म में रहे हो, इसीलिए अब यहां हो। ये जगह है अंडरवर्ल्ड का किनारा। फिर उसने कहा, अगर तुमने अब फायरवर्क जलाए तो तुम पूरी तरह से घोस्ट बन जाओगे और आजाद भी। तोमोया ने फायरवर्क जलाया ही था कि अचानक उसने रियो की आवाज सुनी। वो होश में आ गया। उसके सामने खड़ी लड़की अयाने नहीं थी, वो उसके अपने डिस्पेयर की शैडो थी। तोमोया को समझ आया, हकीकत चाहे दर्दनाक हो, लेकिन जब तक तुम ऊपर देखते हो, उम्मीद कभी नहीं मरती। तोमोया ने अपने अंदर के अंधेरे का सामना किया और वो साया जो उसे मौत की तरफ खींच रहा था, धीरे धीरे गायब हो गया। जब तोमोया वापस असली दुनिया में आया, उसने वो सूटकेस खोला। कुछ देर बाद अयाने के घर की डोरबेल बजी। उसकी मां ने दरवाजा खोला और देखा अयाने का नेकलेस वहां पड़ा था। हारुकावा अभी भी स्कूल में बुलिंग का सामना कर रही थी, पर अब उसके अंदर वो हिम्मत आ गई थी लड़ने की, खुद के लिए खड़े होने की। तोमोया ने फिर से अपना पेंट ब्रश उठाया, इस बार सिर्फ सपना पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने के लिए। समय बीत गया और एक और गर्मी का मौसम आ गया। तोमोया और हारुकावा फिर मिले उस पुराने एयरपोर्ट पर फायरवर्क्स जलाने के लिए। इस बार अयाने नहीं आई। कुछ टाइम बाद पता चला रियो 4 महीने पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। जिंदगी एक सफर है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो या मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना लगे, हमें चलना पड़ता है। हो सकता है अगला मोड़ ही वो खूबसूरत मंजर हो जिसे हम हमेशा ढूंढते आए हैं। 10 साल बाद जब नरुसे के मुंह से पहली बार आवाज निकली, उसने कोशिश की बोलने की, पर अगले ही पल उसके पेट में तेज दर्द उठ गया। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल की थी। तब नरुसे एक छोटी सी लड़की थी जिसका सपना था एक दिन प्रिंसेस बनने का। एक दिन वो पहाड़ के ऊपर वाले होटल गई, जो एक महल जैसा दिखता था, और वहां उसने मन में एक छोटी सी विश मांगी। पर उसके बदले उसने देखा उसके पापा एक अनजान औरत के साथ होटल से बाहर आ रहे थे। नरुसे बच्ची थी, उसने कुछ गलत नहीं सोचा। घर आते ही मां को सब बता दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटी सी बात उसकी जिंदगी बदल देगी। उसकी मां जो अपने घमंड में रहती थी, उसने नरुसे के मुंह में खाना ठूस दिया और इशारे से कहा, चुप रहो। 1 हफ्ते बाद पापा को घर से निकाल दिया गया और जाने से पहले उन्होंने सारी गलती नरुसे पर डाल दी। उनका कहना था, सब तेरी वजह से हुआ, तू ज्यादा बोलती है। नरुसे पहाड़ पर अकेली बैठी थी, आंसू रुक नहीं रहे थे।
उसने दिल में सोचा, काश कोई प्रिंस आके मुझे बचा ले। तभी एक छोटा सा फेरी एग उसके सामने आया। वो एक छोटी सी रोशनी जैसा था और धीरे धीरे एक प्रिंस में बदल गया। पर नरूसे ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वो फिर से अंडा बन गया। उस फेरी एग ने कहा, एक दिन तुझे ज्यादा बोलने की वजह से समुंदर के गहराई में फेंक दिया जाएगा। अगर इस दुर्भाग्य से बचना चाहती हो तो अपनी जुबान को सील कर लो। और उस दिन के बाद नरूसे ने पूरे 10 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला। क्लासरूम में आवाज और शोर शराबा होता था, पर नरूसे चुप रहती थी। एक अलग सी लड़की, न दोस्त न मुस्कान। उसकी माँ को भी ये आदत शर्मनाक लगती थी। वो अक्सर उसे कमरे में बंद कर देती थी। दूसरी क्लास में हालात और भी खराब हो गए। म्यूजिक क्लास में टीचर ने नरूसे और 3 स्टूडेंट्स को स्कूल के म्यूजिकल प्ले के लिए चुना। नरूसे के पैर कांपने लग गए। तनाका, जो एक एथलीट था, उसे भी चुना गया और वो नाराज हो गया। वो खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं ये नहीं करना चाहता। तभी नरूसे के मुंह से अचानक निकल गया, मुझे भी नहीं। और उसी पल उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो पेट पकड़कर क्लासरूम से भाग गई। उसे पता था, जब तक वो अकेली रहेगी तब तक दर्द थोड़ा कम होगा। स्कूल के बाद टीचर के ऑफिस में उसने एक आवाज सुनी। तकुमी गा रहा था। उसके गाने के लफ्ज नरूसे के दिल के राज जैसे लग रहे थे। वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि टीचर पीछे आ गया। घबराकर नरूसे ने एक नोट पकड़ाया, मैं म्यूजिकल नहीं करना चाहती, और भाग गई। थोड़ी देर बाद नरूसे ने हिम्मत जुटाई और तकुमी से मिली। टेक्स्ट में उसने सब लिख दिया। फेरी एग ने मेरी आवाज पे श्राप ढान दिया है। जब भी मैं बोलती हूँ पेट में तेज दर्द होता है। तकुमी मुस्कुराया और बोला, ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। दिल से जो कहना है वो गाने में कह दो। उसके ये लफ्ज नरूसे के लिए एक उम्मीद बन गए, एक रोशनी जो उसे अंधेरे से बाहर निकाल रही थी। धीरे धीरे उसके 17 साल के दिल का दरवाजा खुलने लगा। अगले साल जब सीनियर ईयर आई, क्लासमेट्स ने म्यूजिकल की प्रैक्टिस से परेशानी दिखानी शुरू कर दी। तनाका, जो एथलीट था, उसने कहा, मुझे गाने पर मजबूर करना इंसल्ट है। फिर उसने उंगली नरूसे की तरफ करके बोला, जिसे बोलना भी नहीं आता वो म्यूजिकल करेगी, मजाक है क्या? तनाका ने तो इतना तक कह दिया कि नरूसे की जगह किसी और को कास्ट में ले आना चाहिए। यह सुनकर तकुमी से रहा नहीं गया और वो लगभग उससे लड़ ही पड़ा था। लेकिन उसी वक्त सबके सामने बिना कुछ सोचे नरूसे ने गाना शुरू कर दिया। कहते हैं, जब कोई अपने डर का सामना करता है तो अच्छी चीजें जरूर होती हैं। नरूसे की आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। उसके क्लासमेट्स जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वो सब एक एक करके म्यूजिकल में शामिल होने लगे। कोई डांस सिखाने लगा, कोई स्टेज सेट बनाने लगा, कोई प्रॉप्स तैयार करने लगा। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। नरूसे सिर्फ फीमेल लीड नहीं थी, उसने पूरी स्क्रिप्ट भी लिखी थी। और तकुमी जैसे हमेशा उसके साथ खड़ा था। वो लिरिक्स बार बार एडिट करता ताकि वो उसी एहसास को बयान कर सके जो नरूसे के दिल के अंदर कहीं छिपा हुआ था। तनाका ने भी दिल से माफी मांगी और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। 10 साल में पहली बार नरूसे अकेली नहीं थी। पर एक दिन नरूसे ने तकुमी और नीटो की बातें सुन ली और तब उसके पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। पता चला तकुमी नरूसे का ख्याल सिर्फ दयालु होने के लिए रखता था, मोहब्बत के लिए नहीं। जिससे वो असल में पसंद करता था वो थी नीटो, और ये बात पिछले 5 साल से थी। उस पल में नरूसे की दुनिया बिखर गई। वो तो समझती थी तकुमी ही उसका प्रिंस है। तभी वो फेरी एग फिर से आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। बोला, यही सजा है ज्यादा बोलने वालों के लिए। म्यूजिकल के दिन नरूसे गायब हो गई। किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। सब क्लासमेट्स उदास थे। उन्हें लगा नरूसे ने उन्हें धोखा दिया है। पर तकुमी ने सबके सामने खड़े होकर कहा, वो वापस जरूर आएगी, बस थोड़ा वक्त दो। उसने सबसे माफी मांगी और वादा किया, मैं उसे लेके आऊंगा। उसके दिमाग में एक ही जगह आई, वो पहाड़ी वाला होटल जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब एक टूटा फूटा सुनसान बिल्डिंग बन चुका था। तकुमी वहां पहुंच गया। नरूसे जमीन पर बैठी थी, आंखें शून्य में टिकाए हुए। उसने प्यार से कहा, वापस चलो, अभी भी देर नहीं हुई। पर नरूसे अपनी शंकाओं में उलझी हुई थी। उसका मानना था शायद फेरी एग सही था, शायद सब दुख, सब बदनसीबी उसके बोलने की वजह से ही आए हैं। तकुमी ने सिर हिलाकर कहा, मैं फेरी एग पे विश्वास नहीं करता। नरूसे ने कहा, वो है, और शब्द लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। ये एक श्राप है जिससे मैं कभी नहीं बच सकती। तकुमी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला,
मैं सिर्फ तेरे दिल के असली शब्द सुनना चाहता हूँ। उसके इतने सच्चे और नर्म लफ्ज नरुसे को तोड़ नहीं पाई। उसने सब कुछ बता दिया, वो सब दर्द, वो सब खामोशियां जो 10 साल से उसके अंदर बंद थीं। तकुमी चुपचाप सुनता रहा, दिल से अंत तक। उसका कहना था, फेरी एग रियल नहीं है, ये डर तेरा ही बनाया हुआ है। जब तक तू बोलने से डरती रहेगी तब तक तू कभी आजाद नहीं हो पाएगी। नरुसे उसके लफ्जों से रो पड़ी, पर उसी के साथ एक नई ताकत महसूस हुई। उसने तय किया, अब और नहीं भागने देगी अपने डर को, और हिम्मत जुटा के उसने तकुमी के सामने अपने जज्बात रख दिए। पर तकुमी ने धीरे से कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूं। उस पल नरुसे के दिल में तोड़ नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तब तक म्यूजिकल शुरू हो चुका था। उसकी माँ, जो सिर्फ उसका परफॉर्मेंस देखने आई थी, निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। तभी स्टेज की रोशनी में नरुसे आई और गाना शुरू कर दिया। किसने नहीं झेला दर्द अपनी जवानी में? अकेलेपन और पछतावे ही तो वो सबक हैं जो हमें बड़ा बनाते हैं। जिंदगी के मोड़ अक्सर बुरे खबर के रूप में आते हैं, पर अगर हम खुद से हार न माने, आगे बढ़ते रहें, तो खुशी जरूर मिलेगी, अपने वक्त पर।